कक्षा 11 में वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में आपका दूसरा चैप्टर है धंधाकीय सेवाएं भाग 1, जिसमें हमने अभी तक के वीडियो में बीमा के जितने भी टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, उन सभी को हमने समझा था। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक आता है डाक सेवाएं। तो डाक सेवाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, किस प्रकार की सुविधाएं लोगों को देती हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो डाक सेवाओं के अंदर ज़्यादातर हमको पता है कि डाक सेवा जो है लिखित सूचना संचार, यानी कि हमें लिखित संदेश यहाँ से वहाँ भेजने के लिए काम में आती हैं। डाक सेवा द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से और क्षति रहित पहुँचाना आवश्यक होता है। कि डाक सेवा के द्वारा जो भी हमारी सूचना है, जो भी हमारा संदेशा है, वो एक जगह से दूसरे जगह पर जल्दी और क्षति रहित, यानी कि बिना किसी नुकसान के सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो ये उसमें आवश्यक होता है। उसके बाद इस धंधे में निजी डाक सेवा यानी कि कुरियर सर्विस अथवा अंगड़ियां द्वारा भी ऐसी सेवा प्राप्त हो सकती है। और भारत सरकार ने डाक विभाग द्वारा ऐसी सेवाएं व्यक्ति और धंधा की इकाइयों को प्राप्त हो सकती हैं। कि जो डाक सेवाएं हैं, तो पोस्ट ऑफिस ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा जो पोस्ट ऑफिस चलाई जाती है वही, उसके अलावा अब के समय में कुरियर सर्विस भी शुरू कर दी गई है कि हम कुरियर के द्वारा भी संदेशा हो, थोड़ा बहुत माल सामान होता है जो वजन में हल्के प्रकार का होता है, आकार में छोटा होता है, वैसा माल सामान कुरियर के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो भारत सरकार ने व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो आम जनता है उनके लिए, और धंधा की इकाइयों यानी कि जो व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, उद्योग करते हैं, उनके लिए भी उनको ये सेवाएं प्राप्त हो, तो उसके लिए सरकार ने सुविधा करके रखी है। उसके बाद 150 वर्षों से अधिक भारत सरकार ने डाक विभाग डाक सेवाओं के अतिरिक्त बहुत सी सेवाएं प्रदान करता है, जैसे मनी ऑर्डर, लघु बचत योजनाओं द्वारा संचय स्वीकारना, डाक जीवन और ग्रामीण जीवन बीमा। तो इस प्रकार डाक सेवा ये आज से नहीं, 150 वर्ष से भी अधिक समय से ये डाक सेवाएं चलती आ रही है। उसके द्वारा अब विविध प्रकार की योजनाओं को भी उसमें लागू कर दिया गया है, जिसके बारे में आगे आपके पूरी विगतवार जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त दूसरी बहुत सी सेवाएं, जैसे म्यूचुअल फंड में विनियोग, भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं के लिए प्रतिनिधि एजेंट की सेवा देता है। कि डाक सेवा अब सिर्फ संदेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का ही कार्य नहीं करता है, लेकिन उसके अलावा अलग अलग प्रकार के जगह पे निवेश करना, यानी कि पैसे लगाना, सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सरकार जो भी योजनाएं निकालती है उसमें उनको सहायता प्रदान करना, तो विविध प्रकार की सेवाएं डाक सेवा के द्वारा अब दी जाने लगी हैं। निवृत्ति पेंशन चुकाने जैसे कार्य भी डाक सेवा संभालता है। निवृत्ति पेंशन यानी कि जो व्यक्ति किसी भी सरकारी संस्था में हो, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद जो उनको पेंशन प्राप्त होती है, तो अब के समय में पेंशन लेने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है। कितनी ही कंपनियां हैं, कितनी ही संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो डाक सेवा के द्वारा व्यक्तियों को, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको पेंशन लागू करती है। पेंशन के लिए वो सुविधाएं डाक सेवा देती है। डाक विभाग की भारत में 1,50,000 से भी अधिक पोस्ट ऑफिसें हैं, जिसमें से लगभग 90% जितनी पोस्ट ऑफिस ग्रामीण विस्तारों में है और 10% जितनी शहरों में देखने को मिलती है। उसके बाद डाक सेवाएं देखते हैं। तो पहला आता है सामान्य डाक पत्र। तो उसमें है कि भेजी जाने वाली सूचना या पत्र लिफाफे के रूप में भेजी जा सकती है। दूसरा आता है पंजीकृत डाक या रजिस्टर्ड डाक। ये शब्द आपको पंजीकृत शब्द ये आपको बार बार आपकी किताब में आएगा। पंजीकृत का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना रजिस्ट्रार में। तो जिसमें डाक विभाग पंजीकृत डाक अर्थात रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवा देता है। पंजीकृत डाक जिसको भेजी गई हो उसे ही डिलीवरी दी जाती है। इस सेवा के लिए सामान्य डाक की तुलना में
अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। यदि भेजने वाले को पंजीकृत डाक भेजे गए व्यक्ति को मिली है, इसके प्रमाण स्वरूप उसके हस्ताक्षर चाहिए, तो पावती यानी कि चिट प्राप्त करने के लिए अधिक रकम चुकानी पड़ती है। रजिस्टर्ड डाक के अंदर या फिर पंजीकृत डाक के अंदर जो भी डाक जिसको भेजा जाता है तो उसी व्यक्ति के हाथ में वो कागज वगैरह दिया जाता है। कितनी बार कितने ही जगह से हमारे घर पे भी कागज आता है, पोस्टमैन लेकर के आता है, तो जिस भी व्यक्ति का नाम उस कागज पे लिखा होता है उसी व्यक्ति को वो बुलाएगा और उसी व्यक्ति से को उसके हाथ में डाक देता है। तो वो पंजीकृत डाक यानी कि रजिस्टर्ड डाक, जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा लिफाफे पे उसी को वो देते हैं। साथ में जो सामान्य डाक पत्र जो हमने पहला देखा था उसमें जो मूल्य चुकाते हैं कि हमको जो भी सूचना है भेजनी होती है तो हमको पोस्ट ऑफिस में कुछ ना कुछ फीस देनी पड़ती है। तो सामान्य डाक पत्र की तुलना में थोड़ा सा अधिक मूल्य इसमें पंजीकृत डाक में या रजिस्टर्ड डाक में देना पड़ता है। और हमने जिस भी व्यक्ति को वो जो डाक भेजा है उसे मिल गया है और उसका हमको सबूत चाहिए कि उसी व्यक्ति ने वो प्राप्त किया है और उसके हमको हस्ताक्षर चाहिए कि पोस्टमैन को हम ऐसा बोले कि हमको उसके साइन कागज में चाहिए। देखते हैं कितनी बार पोस्टमैन आते हैं तो वो हमारे सिग्नेचर वगैरह लेते हैं। तो उस परिस्थिति में जब वो हस्ताक्षर लेगा और उसकी रसीद व्यक्ति को जो रसीद प्राप्त करनी है कि हाँ मैंने जो डाक भेजा है वो सामने वाले व्यक्ति को मिल गया है, उसकी रसीद चाहिए, तो वो रसीद प्राप्त करने के लिए थोड़ा अधिक फीस देना पड़ता है या शुल्क चुकाना पड़ता है। तो ये हो गया पंजीकृत डाक। उसके बाद आता है पार्सल सेवाएं। पार्सल सेवा में वस्तु के परिवहन नियम द्वारा प्रतिबंधित न हो ऐसी सभी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती हैं। वस्तु के परिवहन नियम के द्वारा प्रतिबंधित न हो यानी कि जो माल सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर किसी प्रकार का कानून न हो, पाबंदी न हो, तो ऐसी तमाम वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। आवश्यकता के अनुसार पार्सल का बीमा भी करवाया जा सकता है। किसी भी पोस्ट ऑफिस से पार्सल की बुकिंग की जा सकती है और सामान्यतः पार्सल भेजने वाला पार्सल भेजने का शुल्क पोस्ट ऑफिस को चुकाता है। ये पार्सल सेवा सामान्य पार्सल सेवा के बारे में जानकारी दी है कि जो भी वस्तु प्रतिबंधित न हो, सरकार ने उस पर किसी प्रकार की पाबंदी न लगाई हो, तो ऐसी तमाम वस्तुएं हम डाक सेवा के द्वारा पार्सल भेज सकते हैं। और अगर सामान इस प्रकार का है, महंगा है, तो उस सामान का पार्सल का हम बीमा भी करवा सकते हैं कि अगर उसको सामान को कुछ नुकसान हो तो हमें बीमा की रकम प्राप्त हो जाए। और इसमें जो भी व्यक्ति पार्सल भेजना चाहता है तो पार्सल भेजने का शुल्क यानी कि फीस वो पोस्ट ऑफिस में चुका देता है। तो ये पार्सल सेवा हो गई। दूसरा आता है वैल्यू पेबल पोस्ट यानी कि VPP। ये एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि VPP का पूरा नाम लिखिए। तो इसके अंदर उत्पादक या व्यापारी ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार पार्सल से डाक खाता द्वारा माल भेजता है। पार्सल सेवाएं सभी व्यक्तियों के लिए है, चाहे वो व्यापारियों के लिए भी हो सकता है, आम व्यक्ति के लिए भी हो सकता है। लेकिन ये जो VPP है यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट है, ये उत्पादक या व्यापारी के लिए होता है, जिससे जो उत्पादक या व्यापारी है वो अपना माल सामान ग्राहकों तक पार्सल के रूप में पहुंचा सकते हैं। और जब माल प्राप्त हो तब ग्राहक पार्सल सेवा का मूल्य और माल के निश्चित मूल्य का भुगतान डाक विभाग को करता है और डाक विभाग प्राप्त रकम उत्पादक या व्यापारी को चुकाते हैं। कि जो भी उत्पादक या व्यापारी है, उत्पादक शब्द यानी कि उत्पादक यानी कि जो माल सामान बनाता है वो, व्यापारी जो माल सामान बेचता है वो। तो कितने ही उत्पादक हैं जो सीधे माल सामान को बेचते हैं, इसलिए यहाँ पे ये नाम लिखा गया है। तो उत्पादक या व्यापारी है जब कोई ग्राहक ऑर्डर देगा तो उसके ऑर्डर के अनुसार पार्सल बना करके वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ग्राहकों को माल सामान भेजता है। जो भी ग्राहक हैं जो ये पार्सल प्राप्त करेंगे वो पार्सल जो सेवा का शुल्क है
फीस है वो चुकाएंगे पोस्ट ऑफिस को, और जो पार्सल की कीमत होती है जो व्यापारी को देनी होती है वो चुकाएंगे। दोनों कीमतें चुका करके ग्राहक अपनी वस्तु या पार्सल प्राप्त कर लेता है। डाक विभाग क्या करता है, अपनी फीस अपने पास रख लेता है, माल सामान भेजने के लिए, पार्सल की सेवा देने के लिए जो उनकी फीस है वो अपने पास रख लेता है, और जो वस्तु का मूल्य कीमत होगा वो व्यापारी या उत्पादक को भेज देता है। उसके बाद अगला आपका आता है स्पीड पोस्ट पार्सल। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।